हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास है अंडर फ्रीजित बैच, उसका आज 6th लेक्चर है और आज हम वॉल्केनोज और उनके लैंडफॉर्म्स को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे सीडीएस एंड सीपीएफ दोनों में क्वेश्चन बहुत आते हैं, इवन एनडीए में भी आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, जो लोग नए होंगे तो उनको बता दूं कि ये वीडियो अंडर द फ्रीजित बैच है। ठीक है, फ्री जिद बैच। एंड ये जिद बैच सीडीएस एंड सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स जो सी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम फ्रीली ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें जीएस हम पूरी कंप्लीट कर रहे हैं और मैथ और इंग्लिश सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, सीएपीएफ पेपर 2 को भी हम जैसे सीडीएस खत्म होता है वैसे पेपर 2 को भी करेंगे। तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं। हमने चीज़ें बहुत प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, सारी वीडियो आप जा करके उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले ज्योग्राफी की जो है 5 वीडियोस आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और पॉलिटी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। अभी पॉलिटी की भी, इसी के बाद पॉलिटी की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका चैप्टर भी होगा पॉलिटी का। ठीक है, इस क्लास की आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो आपको अभ्यासक डिफेंस के नाम से मिलेगा। ठीक है, अभ्यासक डिफेंस के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक हमारे चैनल में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम का, और वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज दी वोल्केनो का ऑलमोस्ट हमारा 2 पेजेस का नोट्स है। ठीक है, इसको ही आपको रेफर करना है। जो बेयर मिनिमम बेसिक की ज़रूरत होती है वो यही है, और जितना लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाहर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाना है, उसका सपोर्ट भी हम करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी और धीरे धीरे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनोस और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लैंडफॉर्म्स है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और वोल्केनोस से वो अब बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वोल्केनोस से, कि वोल्केनोस कितने टाइप के होते हैं। वो जनरली ये पूछ लेते हैं कि वोल्केनोस से कौन कौन से मटेरियल निकलते हैं। वोल्केनो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो उससे क्या होता है। देखिए, वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी कि जब वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वोल्केनो का क्या होगा, मतलब इरप्शन जो होता है, गैसेस जो आती हैं उनके उनके मिक्सचर से क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, लैंडफॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, और वोल्केनोस क्यों आते हैं, ये रीजंस पूछे जा रहे हैं इनके बिहाइंड। ये जो नोट्स हैं, ये देखिए कॉजेस क्या रीजन है, तो हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। कैसे प्लेट बाउंड्रीज में कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इसको बताएंगे। ठीक है, किस प्लेट बाउंड्री में, किस टाइप की प्लेट बाउंड्री में वोल्केनोस ज्यादा आते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वोल्केनोस हैं, ये सब चीजें देखिए इसमें है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस इन द वर्ल्ड, ठीक, ये पूरा हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वोल्केनो जैसे हम सभी जानते हैं कि एक कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, जिसमें से लावा बाहर निकलता है। ठीक, लावा। ठीक है, अब बहुत से लोग, आप लोग लावा एंड मैग्मा, इसमें कंफ्यूज होते होंगे। ठीक, तो अभी ये सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और क्या वोल्केनो है तो वो सब चीजें पता चल जाएगी। देखो, वोल्केनो इज नथिंग बट अ मोल्टेन रॉक और मटेरियल्स और गैसेस, एशेस है, और डेब्रिस, अदर डेब्रिस है, जो स्केप करता है, बाहर निकल के आता है अर्थ के सरफेस में। तो अब कहाँ से आता है, तो ये आता है ऑलमोस्ट मैग्मा चैम्बर से। ये जो मैग्मा चैम्बर देख रहे हो ना, ये मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर आपको मिलेगा एस्थेनोस्फेयर में। ये एस्थेनोस्फेयर, ये एस्थेनोस्फेयर में आपको मैग्मा चैम्बर मिलेगा। एस्थेनोस्फेयर जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में है। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के बीच में एस्थेनोस्फेयर है, वहां पे आपको मैग्मा चैम्बर दिखेगा। फिर मैग्मा चैम्बर से ये ऊपर की तरफ आएगा क्रस्ट में, फिर क्रस्ट में आपको दिखेगा, यहाँ से वेंट के थ्रू ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो जनरली ये सब होते कुछ नहीं है, जो मैग्मा है ये जनरली कुछ नहीं है। यही चीज देखिए, जो जो ये बाहर की तरफ आता है, जब ये बाहर की ओर आएगा, जैसे ये व्हेन मैग्मा एस्थेनोस्फेयर में, देखो जो होगा, एस्थेनोस्फेयर इज द सोर्स फ्रॉम विच द मोल्टेन रॉक, मोल्टेन रॉक, मोल्टेन मतलब होते हैं पिघली हुई रॉक, मटेरियल और मैग्मा राइज करता है। तो जब ये एस्थेनोस्फेयर में होगा, जमीन के अंदर होगा, तो इसे मैग्मा कहेंगे। लेकिन जब यही वेंट के थ्रू बाहर आ जाएगा,
ये बाहर की तरफ देखिए निकल रहा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर जब आ जाएगा तो इसे लावा कहेंगे, ठीक। तो मैग्मा कहाँ, जब वो अंदर होगा तो मैग्मा, बाहर तो लावा। तो व्हेन द मैग्मा रीच द अर्थ की क्रस्ट में सरफेस, तो वो लावा कहलाएगा, अंदर मैग्मा, ठीक। अब मैग्मा रहता कहाँ है, तो एस्थोनोस्फेयर में मैग्मा चैम्बर में रहेगा, वहां से वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो ऊपर क्या आएगा तो बाहर निकलेगा वेंट से, जब वेंट से बाहर निकलेगा तो उसके बाद जो इसमें कुछ गैसेस निकलेंगी, क्योंकि मैग जो लावा बाहर निकलता है वो केवल लावा ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी गैसेस भी बाहर निकलती हैं। ये देखिए कितनी सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं, देख रहे हैं। एशेस, एशेस, एशेस जानते हैं ना, क्या होते हैं, क्या नाम है, अरे धूल और वो सारी चीजें होती हैं, वो एशेस, डिब्रिस बहुत सारे निकलते हैं। और मोल्टेन रॉक, मोल्टेन रॉक मतलब क्या होता है कि आप जब ये मेंटल देखेंगे तो यहीं पे मोल्टेन कुछ रॉक्स होती हैं जो मेल्ट कर जाती हैं, मतलब पिघल जाती हैं, और वही पिघली हुई रॉक्स जो होती हैं वही ये मैग्मा के रूप में बन जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि ये रॉक अंदर जो है लैंड के अंदर ये मेंटल में ये पिघल क्यों जाती है। और मेंटल में भी याद रखिएगा ये पार्शियल ही मेल्ट होती हैं, ठीक है, मैग्मा में। अदर जो और मेल्ट होती हैं वो आगे आपको लिथोस्फेयर में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम चीजें काम करते हैं। जो मटेरियल है जिनसे ये बना होता है, देखिए अगेन वही बोल है कि लावा फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है। ये सीएससी में पूछ लिया कि क्या लावा के समय में पायरोक्लास्टिक निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है। ये देखिए पायरोक्लास्टिक फ्लो भी होता है। लावे से क्या क्या निकलता है, तो याद रखिएगा लावे में जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से वॉल्केनिक बॉम्ब निकलते हैं, ठीक है, पायरोक्लास्टिक फ्लो निकलता है, और क्या-क्या इसमें है, और निकलेगा आपकी बॉम्ब बता दिया मैंने, ऐश और डस्ट और गैसेस तो ये बता ही दिया। गैसेस भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गन, हाइड्रोजन और क्रोलीन, ये सारी गैसेस होंगी। इवन यहाँ पे ईटीसी में लिख दिया है कोई और गैस भी हो, जिसको एग्जाम में पूछ लिया कि क्या ये गैस निकलती है वोल्केनिक इरप्शन में, आपको आंख मूंद के बोल देना है हाँ निकलती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अंदर कौन-कौन सी गैसेस निकल सकती हैं और कितनी गैसेस अंदर हैं, और हर कोई इतना चेक करके जरा रेडियो देखेंगे नहीं कि भाई हाँ ये गैस नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर वो गैस 0.001% भी अगर उसका एग्जिस्टेंस अगर इतने बड़े फ्लो में इरप्शन में होगा तो वो मान लिया जाएगा ना कि हाँ ये निकलती है। और तो इतनी पॉसिबिलिटी तो है ही है कि ना कोई रिएक्शन करके कोई दो गैसेस रिएक्ट करके कोई तीसरी गैस बना दे, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। कोई इनकी जगह पे जो मैंने नहीं लिखा है इनकी जगह कोई और गैस भी लिख दे, आपको ये दिख देना है, ये आपको कहना है कि हाँ ये गैस भी निकलती है। जैसे एग्जाम में पूछ ले कि इस यहाँ से आपको क्या कहते हैं, मीथेन निकलती है कि नहीं निकलती है, मैंने मीथेन तो उसमें लिखा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ मीथेन भी निकलती होगी भाई, जब इतनी सारी गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या क्या निकलता है, तो डेब्रिस, एसेस, गैसेस, गैसेस कौन कौन सी, ये सारी गैसेस, ठीक है, और पायरोक्लास्टिक डेब्रिस निकलता है, ये भी याद रखिएगा, और वोल्केनिक बॉम्ब भी निकलता है, ठीक। चलिए अब जब ये आप देख रहे हैं कि ये पायरोक्लास्टिक फ्लो निकल रहा है और इतना बड़ा इरप्शन हो रहा है, इरप्शन ऑफ क्लाउड बन रहा है, इनसे क्या होता है, इनसे एक एसिड रेन होती है, ठीक। एक एशेस फॉल होते हैं, उसी एसेस से क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो ये भी याद रखिएगा एसिड रेन होती है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद एसिड रेन होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब ये एसिड रेन होती कैसे है, देखो ये इरप्शन के बाद जो एसिड्स होते हैं, मतलब जो एशेस होते हैं, वो थोड़े से एटमॉस्फेयर में ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं। जब ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में मिल करके ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें थोड़ा-सा ये एशेस होते हैं, तो ये थोड़ी-सी एसिडिक होती हैं, मतलब इनमें जो इरप्शन होता है वो थोड़े से एसिडिक कंटेंट होता है उसमें। जब ये ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएँगे क्लाउड, कि ये क्लाउड है ना, जब ये ऊपर जाएँगे, इनमें एशेस और सब कुछ है जो एसिडिक एसिड है, ऊपर क्लाउड में जाएँगे तो ये क्लाउड बन जाएँगे और इनका फिर कंडेंसेशन होगा, फिर यही एसिडिक रेन के थ्रू फॉल होंगे, ठीक। ये तो होता ही होता है, साथ में कुछ एसेस एटमॉस्फेयर में रह ही जाएँगे टुकड़ों में, कुछ पार्टिकल में रह जाएँगे, तो जब रेनफॉल होगी इनके क्लाउड बनने से, तो कुछ जब ये बूँद नीचे आएगी तो ये बूँद जो है, जो एशेज़ हैं एसिडिक, ये इनमें डिसॉल्व हो जाएँगे, जब इनमें डिसॉल्व हो जाएँगे तो नीचे आएगा तो एसिडिक रेनफॉल होने लगेगी। कुछ सिंपल रेनफॉल हो रही है तो एटमॉस्फेयर में थोड़े से पार्टिकल एशेज़ के हैं जो एसिडिक हैं, तो जब बूँद गिरेगी तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा ये पार्टिकल, तो ये एसिडिक रेन बन जाएगी। और कुछ एसिडिक क्लाउड ही बन जाएँगे जिनसे फिर रेनफॉल एसिडिक रेनफॉल होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि वोल्केनो का ये वेंट होता है और ये आपका क्रेटर होता है, ये चीज़ें बहुत ठीक-ठाक पड़ी हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ, ये आपका क्रिएटर हिस्सा है, ठीक है?
और ये आपका वेंट है जहां से सारी पाइपें आ रही हैं, ठीक है, मैग्मा है, चैम्बर है, ठीक। अब जो मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है वो मैग्मा भी 3 तरह के निकलते हैं। 3 तरह के मैग्मा जो निकलते हैं, मैग्मा किस तरीके का है उस पे बेसिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो मैग्मा वो लावा कितनी दूर जाएगा, वो लावा वो वोल्केनो कितना इरप्टिव है, ये सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एक पहला टाइप का लावा है पेल्सिक लावा। देखिए लावा मैग्मा एक ही चीज है, बस खाली ये कहाँ पे है ये डिपेंड कर जाता है। अगर जमीन के अंदर ही है तो मैग्मा होगा, बाहर आ गए तो लावा। तो फेल्सिक लावा क्या होगा, इनमें हाई सिलिका कंटेंट होगा। इनका क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन द सिलिका के कंटेंट पे ही क्लासिफाई किया जा रहा है। तो 70% सिलिका का कंटेंट होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, मोर एक्सप्लोसिव एंड विशियस होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा गाढ़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा गाढ़े होते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं, काफी एक्सप्लोसिव होते हैं। मतलब ये जो जिन वोल्केनोज से फेल्सिक लावा निकलता है वो वोल्केनोज बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी फूटते हैं, बहुत जल्दी उनमें बॉम्बिंग होती है, ठीक है, और वो गाढ़े भी बहुत होते हैं। तो ये इतना गाढ़ा नहीं लग रहा, देखो इतनी दूर तक बह करके आ गया, ठीक है, ये लिक्विड ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है। अब मैफिक लावा, मैफिक मैफिक लावा में क्या होता है, उसमें सिलिका कंटेंट लो होता है, 45% के आसपास रहता है। तो इससे क्या होगा, जब सिलिका कंटेंट कम होगा तो वो इतना एक्सप्लोसिव नहीं होगा, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा सिलिका कंटेंट होगी वो उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, ये बात याद रखना। जिस वोल्केनो में जिस वोल्केनो से मैग्मा जितना ज्यादा हाई सिलिका कंटेंट का निकल रहा है वो उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, उतने ही ज्यादा उसका मैग्मा विशियस होगा, मतलब गाढ़ा होगा। जिसमें सिलिका कंटेंट कम है तो फिर जाहिर सी बात है वो कम एक्सप्लोसिव होगा और फ्लूइड ज्यादा होगा, क्योंकि गाढ़े का उल्टा क्या होता है, पतला। पतला मतलब ये फ्लूइड ज्यादा हो गया। अल्ट्रा मैफिक, तो ये तो भाई अब इससे मैफिक से भी ज्यादा हो जाएगा, वेरी कम सिलिका कंटेंट। और नॉन एक्सप्लोसिव, एक्सट्रीमली फ्लूइड, तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या होता है और मैग्मा भी कितने तरह के हैं, किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉजेस क्या हैं, मतलब जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसके कॉजेस क्या हैं, किन कारणों से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो वोल्केनिक जो वोल्केनोज हैं वो मेनली, मैं बताऊं आपको, प्लेट के बाउंड्रीज के अराउंड ही मिलेंगे आपको। मतलब एक 3 तरह की प्लेट होंगे आपको। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट, ये जब मैं प्लेट टेक्टोनिक अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। एक कन्वर्जेंट होती है, ठीक। अभी यहाँ पे इन दो को ही आप देख के चलिए, ठीक। अब डाइवर्जेंट में क्या होती है कि मान लीजिए एक ये ओसिन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ओसिन प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है, तो ये डाइवर्ज हो रही है ना एक दूसरे से, डाइवर्ज हो रही है ना एक दूसरे से, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या दिखा रहा है, डाइवर्ज हो रही हैं। एक ओसिन प्लेट, प्लेट तो पता है ना आपको कि जो ये हमारी अर्थ है, मेनली जो लिथोस्फेयर है, दिस लिथोस्फेयर इज नथिंग बट अ प्लेट्स, प्लेट्स। और ये किस में फ्लोट कर रही हैं, तो ये एस्थोनोस्फेयर में फ्लोट कर रही हैं। तो लिथोस्फेयर मतलब प्लेट्स, और ये प्लेट्स भी फर्दर डिवाइड होती है किसमें, ओसिन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक। ठीक है, 2 तरह की प्लेट्स में होंगी, ठीक है। अब एस्थोनोस्फेयर के ऊपर ही ये सारी फ्लोट करती हैं, ये देखिए एस्थोनोस्फेयर, ये एस्थोनोस्फेयर है, यहाँ इतना सारा मैग्मा है, फ्लूइड है पूरा ये, ठीक। इसके ऊपर ही ये लिथोस्फेयर है और ये इसके ऊपर ही फ्लोट करती है, इस याद रखिएगा। तो और कन्वर्जन में क्या होगा, यही ओसिन प्लेट और यही कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे पे कन्वर्ज होंगी। जो कन्वर्ज होगी तो ज्यादा भारी जो होगी वो हल्के वाले के अंदर चली जाएगी, दब जाएगी, अंदर हल्के वाले के अंदर सबडक्ट हो जाएगी। तो वही चीज होती है। तो ये 2 प्लेट्स आपको याद रखनी है, इन्हीं के अराउंड ही वोल्केनोज आते हैं। एक है वोल्केनोज आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलाउंग और अलोंग, एक डाइवर्जेंट, ठीक है। और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बाउंड्रीज में भी आते हैं। अब सबडक्शन वाला क्या होता है, देखिए सबडक्शन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर यहाँ सबडक्ट हो रही है ना, कौन सी प्लेट सबडक्ट हो रही है, हैवी प्लेट, हैवी प्लेट, क्योंकि ओसिन की प्लेट हैवी होगी, ठीक। ओसिन की प्लेट हैवी है तो वो सबडक्ट कर जाएगी कहाँ पे, कॉन्टिनेंट की प्लेट में। कॉन्टिनेंट प्लेट सबडक्ट कर जाएगी, तो जहां सबडक्ट करेगी वहां पे आपको वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये देखिए वन प्लेट अंडर अनदर प्लेट सबडक्ट कर जाती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहलाती है। एट इससे क्या होता है, देखिए अब आप देख रहे हो कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट कर गई, ठीक। इससे क्या हो रहा है, जब सबडक्ट कर रही है इससे क्या हो रहा है, इससे इस प्लेट में जो ये प्लेट है और
इन प्लेट के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। भाई एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुसी जा रही है ना, अगर कोई एक चीज़ किसी चीज़ के अंदर आप दबा दो तो उसमें बहुत प्रेशर होगा ना, तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हाई टेम्परेचर हो रहा है, ठीक? हाई टेम्परेचर भी हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर अलोंग विथ लॉन्ग तो फिज़र रॉक कर जाती है। तो जब इतना ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा, तो रॉक जो अंदर होंगी यहाँ पे आपके जो मेंटल में और जो क्रस्ट में आपकी रॉक्स होंगी वो क्या कर जाएंगी भाई, वो मेल्ट कर जाएंगी इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर में। तो वो जब मेल्ट कर जाएंगी तो धीरे धीरे मेल्ट करते हैं, जब मेल्ट कर गई हैं तो फिर धीरे धीरे ये जो आपकी राइजिंग लिम्ब और ये वाला है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखिए, जब ये मेल्ट कर जाएंगे तो ये राइजिंग लिम्स के थ्रू ये जो लिम्स ये लिम्स ये जो लिम्स है ये नीचे जा रही है, ये राइजिंग लिम्स हैं। तो राइजिंग लिम्स के थ्रू ये मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और वहां से बाहर निकलेगा जहां पे कोई फॉल्ट हो गया, ठीक? जहां पे मतलब वोल्केनो का क्रेटर होगा तो वहां से ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब ये मेल्ट हो गया है और राइजिंग लिम्स के थ्रू, अब राइजिंग लिम्स क्या है देखिए, कुछ नहीं है, जो कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल करंट्स होती हैं, वो एक पूरा इस तरीके से घूमती है। तो एक ये डाउन वाली लिम्स हैं, ये राइजिंग लिम्स हैं। तो राइजिंग वाली लिम्स जैसे ये देख नहीं रहे आप, तो राइजिंग वाली लिम्स क्या करती हैं, मोल्टेन मैग्मा को बाहर की तरफ वहां से ले आती हैं जहां पर वोल्केनो होता है। मान लीजिए ये वोल्केनो, ये उसका क्रिएटर है, यहाँ पे एक बाहर है जहां से ये प्रेशर, जो पिघला हुआ मैग्मा है, मैग्मा है और इतना प्रेशर है वो बाहर की तरफ निकल सकता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इन केस ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा, अभी तो हमने कन्वर्जन देख लिया, अब डाइवर्जेंट में क्या होगा। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि सेम इसका उल्टा, ये डाइवर्जेंट में बताया था ना मैंने, अब डाइवर्जेंट में सेम थोड़ा सा उल्टा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा इसमें, इसमें अपर क्रस्ट जो होगी, ये अपर जो क्रस्ट है, ये जो अपर क्रस्ट है, इस अपर क्रस्ट में क्या होगा, ये थिन कर जाएगी धीरे धीरे, मतलब पतली होने लगेगी, और इससे क्या होगा, रिडक्ट कर जाएगा ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ द रॉक्स, रॉक्स में प्रेशर और करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो ये डिक्रीज कर देगा रॉक्स के मेल्टिंग पॉइंट को, इन्फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा विच राइज। यहाँ पे थोड़ा सा वही मैंने बोला ना, उल्टा टाइप का हो रहा है कि यहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, जिससे डिक्रीज हो रही है रॉक के मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक, और फिर उससे मैग्मा फॉर्म हो रहा है और फिर वो फिसर वोल्केनोस के थ्रू निकल के आ जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतनी चीजें ज्यादा जानने लायक थी। ठीक है, में ये वही है, देखिए यहाँ पे ये वही हो रहा है, ये आपको कहाँ गया, ये देखिए ये प्लेट है ओसिन की, ये देखिए सबडक्ट कर रही है, और ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, सबडक्ट करी ना, ये देखिए राइजिंग मैग्मा, यहाँ से मैग्मा राइज कर रहा है, ये देखिए बाहर निकल जा रहा है, बताया ना। ये देखिए कन्वर्जेंट मार्जिन, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये क्या है, कन्वर्जन मार्जिन है ना, और ये सबडक्शन वोल्केनोज है, तो प्लेट तो देखिए यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ना, और सबडक्ट कर जा रही है ओसिन वाली प्लेट अंदर किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट के, तो यही देखिए आपको, देखिए बाहर मैग्मा बाहर निकल जा रहा है, ये होता है, यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनोस का क्लासिफिकेशन क्या है, अब देखिए वोल्केनोस का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द उनके उनका इरप्शन कैसा है, और बेस्ड ऑन देयर कि वो कितना पतला और कितना गाढ़ा है, जो मैंने अभी बताया। ठीक, तो वो उसमें से लावा कितने तरीके किस तरीका का निकल रहा है, तो इन दो के बेसिस पे कर सकते हैं। अब पीरियोडिक इरप्शन के बेसिस पे देखें तो एक एक्टिव वोल्केनोज होंगे, जो मतलब जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं, और तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली रिंग ऑफ फायर्स में पाए जाएंगे। अब रिंग फायर में अपनी अर्थक्वेक वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जो इससे पहले बनाए, देख लेंगे, यहाँ पे बताएंगे, थोड़ा सा रुक रहिए। अब ये माउंट स्ट्रोम्बेली है, ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन और इटली में है, ये जो माउंट स्ट्रोम्बोली है ये इटली में मिलता है ये वोल्केनो, और ये लाइट ऑफ, इसे मेडिटेरियन कहते हैं। देखिए मैंने इसी वीडियो में, मतलब इसी नोट्स में आपको जो फेमस वोल्केनोज हैं उनकी ये हिंट दे दिए हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, तो याद रखिएगा। जैसे माउंट किलिमंजारो है तो ये तंजानिया में है, बहुत फेमस है, और ये किस तरह का वोल्केनो है, याद रखेंगे, ये डॉर्मेंट वोल्केनो है। मतलब डॉर्मेंट क्या होता है, जो इनएक्टिव है लेकिन फ्यूचर में वो इरप्ट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, डॉर्मेंट वोल्केनो। ऐसा एग्जांपल क्या है, माउंट किलिमंजारो। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि माउंट किलिमंजारो क्या
एक्टिव वोल्केनो है, नहीं वो डोरमेंट है। कहाँ मिलता है माउंट किलिमंजारो? तंजानिया में मिलेगा। एग्जिस्ट जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है तो वो क्या मिलेगा? तो वो इनएक्टिव वो भी होते हैं, और डिस्टिंक्ट पास्ट में वो कभी थे, ठीक है, अभी नहीं है। अब विशिष्टि के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम वोल्केनोज को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? किस तरह का लावा उनमें से निकल रहा है। तो पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसमें, ये है शील्ड वोल्केनोज, ठीक है, शील्ड वोल्केनोज। अब शील्ड वोल्केनोज में क्या होता है कि इनमें जो जो आपका लार्ज ब्रॉड शोल स्लोप होगा और फ्लूइड लावा फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब देख रहे हैं ना, ये इनका देखिए ब्रॉड स्लोप है। स्लोप जो है, जहां से ये स्लोप है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब एकदम ऐसे है, ब्रॉड, लंबा है, ठीक है, ये ब्रॉड है। अदर का देखोगे तो इतना ब्रॉड नहीं है, देखो इसका कितना स्टीम है, स्टीप है, देख रहे हो, इतना ब्रॉड नहीं है। ये चीज देखो इतना ब्रॉड नहीं, लेकिन इसका देखो थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक। तो लार्ज ब्रॉड स्लोप्स होगा, ठीक है, और फ्लूइड लावा इसमें से निकलेगा। लावा कैसे निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा। तो ये पहचान होती है शील्ड वोल्केनोज की। कहाँ मिलेगा? मौना लाओ हवाई में मिलेगा, ठीक है, हवाई जहाँ यूएस का है मेनली, ठीक है, आइलैंड है ये, बहुत बीची बीच है, पैसिफिक ओशियन में आपको मिलेगा ये। अब कंपोजिट वोल्केनोज क्या होंगे? तो ये कंपोजिट में होंगे, मतलब इसमें क्या होगा, ये स्टीप और सिमेट्रिकल होंगे। अब ये देख रहे हो, ये कितने स्टीप हैं, इतने ज्यादा इन ढलान की धारदार है, तुरंत निकल जाएगा। और एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है इनका। इनका इरप्शन कैसे होता है? एक्सप्लोजिव होता है। मतलब क्या है? अगर ज्यादा एक्सप्लोजिव है, सिलिका कंटेंट इनमें ज्यादा है, सिलिका कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। इनमें अगर ये फ्लूइड है, इसका मतलब क्या है? सिलिका कंटेंट इसमें कम है। ये लॉजिक लगाइएगा जब क्वेश्चन ऐसे आए तो। अब लावा डोम्स, ठीक, इनमें भी वही एग्जांपल है कि स्टीप साइड्स होती हैं, बिल्कुल स्टीप साइड है, और विशस लावा निकलेगा, मतलब गाढ़ा लावा निकलेगा, मतलब ये भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होंगे? एक्सप्लोजिव होंगे, ठीक। अब ये जो आपको सिंडर क्लोन्स हैं, इनका भी देख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिंगल वेंट होता है, इरप्ट करता है, इससे रॉक करता है। इनका एग्जांपल ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, एग्जांपल सारे देख लीजिएगा। इनका नाम जितने मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, वोल्केनोस एग्जांपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत सिलेक्ट करके मैंने दिया है आपको, ऐसे नहीं दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वोल्केनोस जो आपको मिलेंगे, वो आपको अर्थ के लार्जेस्ट वोल्केनो, आपको ये शील्ड वोल्केनोज ही रहेंगे। अर्थ के जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वोल्केनोज होते हैं, अर्थ लार्जेस्ट वोल्केनो आपको शील्ड वोल्केनोज ही मिलेंगे। अर्थ लार्जेस्ट, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। लार्जेस्ट वोल्केनोज आर शील्ड वोल्केनोज, शील्ड वोल्केनोज, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनसे लैंड कौन से फॉर्म होते हैं? तो बिल्कुल इंट्रूसिव लैंड हम यहाँ देखेंगे, एक्सट्रूसिव लैंड उतना नहीं पूछा जाता है, इंट्रूसिव ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रूसिव लैंड देखिए, वोल्केनोस लैंड तो फॉर्म करते हैं। अब कैसे फॉर्म करते हैं? देखिए, दो तरह के लैंड फॉर्म करेंगे, एक इंट्रूसिव, बेसिक बताता हूँ, एक इंट्रूसिव, एक एक्सट्रूसिव। अब कौन से इंट्रूसिव कौन से एक्सट्रूसिव है, ये इस पे डिपेंड करता है कि लावा कहाँ पे या मैग्मा कहाँ पर कूल हो रहा है। जैसे मैग्मा अगर अर्थ के इंटीरियर में ही, मतलब अंदर ही कूल हो गया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाएगा। अगर मैग्मा बाहर आकर के लावा के रूप में बाहर कहीं कूल हो रहा है और कोई लैंडफॉर्म बना रहा है, तो वो क्या होगा? वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहलाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, द इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज ए वोल्केनिक रॉक्स। याद रखिएगा, जो वोल्केनो से जो रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, और बहुत अच्छा लॉजिक इससे लगता है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए। कूलिंग एट द सरफेस एंड प्लूटोनिक रॉक्स आर कूलिंग विद द क्रस्ट, ठीक है। वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटिक रॉक्स को मतलब समझ लीजिएगा कि प्लूटिक रॉक्स जो होंगी वो कूलिंग विद इन द क्रस्ट में ही होंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं इनमें बता देता हूँ कि लैंडफॉर्म क्योंकि पूछा जाता है, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, डाइक दिख रहा होगा। डाइक से शुरू करते हैं। डाइक क्या है? डाइक इज नथिंग बट एक लावा जब सॉलिडिफाई होगा परपेंडिकुलर ग्राउंड के, मतलब ये आप ग्राउंड देख रहे हो ना, ये ग्राउंड है। अब परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये ग्राउंड है, इसके ये परपेंडिकुलर होगा। ये ग्राउंड है, इसके यहाँ परपेंडिकुलर एकदम वर्टिकली ये सॉलिडिफाई हो गया है। तो जो भी वर्टिकुलरली ग्राउंड के परपेंडिकुलर सॉलिडिफाई होगा वो डाइक कहलाएगा, ठीक। नंबर 1 याद रहेगा, ठीक है। अब वो भी ग्राउंड के, ठीक है।
ये आपको अबेंडेंस में ये पॉइंट याद रख लीजिएगा डाइक का, ये लिख लीजिए, परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड सरफेस आपको जो बनेंगे वो डाइक होंगे। और लार्जेस्ट एग्जाम्पल जो इनके दिखते हैं अबेंडेंस में जहां मिलते हैं इंडिया में, वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ आपको आपको मिल जाएगा, क्योंकि एंशियंट टाइम पे जो यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में जो आपको इग्नियस रॉक्स मिल रही हैं और ब्लैक सॉइल्स मिलती हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। इंडिया के यहाँ वोल्केनिक इरप्शन नहीं था महाराष्ट्र रीजन में, लेकिन जो लैंडफॉर्म हमारा, जब प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ाऊंगा तो प्लेट का मूवमेंट पढ़ाऊंगा, इंडियन प्लेट का। इंडियन प्लेट जब बहुत पहले बहुत पीछे थी, मतलब किसी एक ऐसे लैंडफॉर्म से जुड़ी हुई थी जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता था, तो वहां का वोल्केनिक इरप्शन का फ्लो होते होते वो महाराष्ट्र के रीजन में भी आ जाता था। तो उससे यहाँ पे वो लैंडफॉर्म्स बन चुके हैं और कुछ सॉइल्स उस तरह की बन चुकी हैं जो वोल्केनिक की हैं। ठीक है, इसी वजह से वो कॉटन बहुत होता है ब्लैक सॉइल का, वो ब्लैक सॉइल मेनली ब्लैक है, दैट्स अ वोल्केनिक। ठीक है, जब वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डाइक है। अब सिल्स क्या होते हैं? सिल्स क्या होते हैं? स्टिल्स आर नथिंग बट, जब यही चीज इंट्रूसिव जो रॉक्स हैं, वो जब ये लावा है, मैग्मा है, जब ये हॉरिजॉन्टल में सॉलिडिफाई हो जाता है, जैसे ये वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल में जब ये सॉलिडिफाई हो जाए, कूल हो जाए, तो ये सिल्स कहलाएगा। ठीक, नंबर 1 सिल्स भी हो गया। स्टॉक आप देख ही रहे हो कि कितना घने में बना रहा है, मतलब आप कुछ नहीं करना, एग्जामिनर बस आपसे खाली इतनी उम्मीद करता है बेसिक की कि आप बस खाली इनकी पहचान याद रखो बस, और एग्जाम के समय में आप इनकी फोटो ही दिमाग में रखो। बस से बता रहा हूँ मैं, कोई इनकी आप चीजें लिख कर मत रखो। ठीक, बस इतना याद रखो कि इनका शेप कैसा है बस अंदर। बस जैसे मान लीजिए लेपोलिथ है, तो ये सॉसर शेप का है। बुक में भी सेम आपको ये मिलेगा कि सॉसर शेप्ड बॉडी आपको मिलेगी, दैट इज द लेपोलिथ। ठीक, हॉरिजॉन्टली। अब लैकोलिथ क्या होगी? तो लैकोलिथ आपको डोम शेप मिल जाएगा, ये लैकोलिथ डोम का शेप है, डोम ऐसे तो होता है ना, और डाइक से जुड़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटका में आपको लैकोलिथ बहुत मिलेंगे। कर्नाटका का जो प्लेट्यू है वहां पे, ये महाराष्ट्र वाला याद रख लीजिएगा, कर्नाटका का जो प्लेट्यू है वहां पे आपको डाइक मिलेंगे। अब बैथोलिथ तो सबसे अंदर डीपली होते हैं, याद रखिएगा। कौन सा लैंडफॉर्म पूछ सकते हैं सबसे डीप में बनता है, तो वो बैथोलिथ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को। डोम शेप का ये भी होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनोस का, तो मैं जैसे मैंने बताया कि अर्थक्वेक के अराउंड ही आपको वोल्केनिक इरप्शन मिलेंगे, मतलब जहाँ पे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्केनोज हैं वो ऑलमोस्ट उसी जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज होती है। क्यों? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी ही वहीं पे हो रही है, और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही तो आपको अर्थक्वेक आ रहे हैं, और उन्हीं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वोल्केनोस भी आ रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर, है कि नहीं बताया? जहाँ पे वो टॉनिक सिस्मिक एक्टिविटी होगी वहां पे आपको वोल्केनोज दिखेंगे। तो वोल्केनिक एक्टिविटी जोन कर अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट में होंगे और कन्वर्जेंट प्लेट की बाउंड्रीज में होंगे। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहाँ है? तो मिड ओशियन रिजेस। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मिड ओशियन रिजेस जो है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में जो मिड ओशियन रीजन है, यहाँ पे प्लेट इधर ऐसे डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको ये डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से मिड ओशियन रिजेस बन रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रही है? क्या हो रही है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है, और वो कहाँ है? पैसिफिक रिम ओशियन में। वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आपको कहाँ मिलेंगे? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिलेंगे। वोल्केनाइजेशन मिड ओशियन रिजेस में जो होते हैं, मेनली वो सी फ्लोर की स्प्लिटिंग करते हैं। ये फैक्ट अभी समझ में नहीं आएगा, जब नेक्स्ट क्लास में मैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा तब उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इतना ही था। इसमें आपको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अगर चीजें अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद।